स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा बीएससी पार्ट थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर को आपको पढ़ा रही हूँ। आज के लेक्चर में हम वेव फंक्शन किसे कहते हैं, यानी तरंग फलन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, भौतिक तरंग फलन की भौतिक सार्थकता क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड बाउंड्री कंडीशंस फॉलोड बाय द वेव फंक्शन, कि तरंग फलन पर कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जो पालन होता है तरंग फलन के द्वारा, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हम पढ़ रहे हैं तरंग फलन किसे कहते हैं, यानी वेव फंक्शन किसे कहते हैं। इसको जानने से पहले मैं पूर्व के लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकाश के अंदर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं और जिनको समझाने के लिए हम वेव थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, जिनको हम वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके लिए फिर हमें ये मानना पड़ा कि वह पार्टिकल नेचर रखता है और इसी के आधार पर प्रकाश की प्रकृति को, यानी नेचर को ड्वेल नेचर कहा गया। यानी उसके अंदर, प्रकाश के अंदर तरंग और कण, यानी वेव और पार्टिकल दोनों प्रकार की नेचर होती है, जिसे ड्वेल नेचर कहते हैं। इसी के आधार पर 1924 में डी ब्रोगली के द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से प्रकाश के अंदर, यानी लाइट के अंदर ड्वेल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है, इसी प्रकार से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो मूविंग पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड हो सकती है और उस वेव को उसने मैटर वेव कहा। बाद में उसने लैम्डा, उसकी जो वेवलेंथ बताई गई लैम्डा विच इज़ इक्वल टू h/p, और इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी किया कि फोटॉन्स और जो मूविंग पार्टिकल्स हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, इनके साथ एक वेव एसोसिएटेड है और उस वेव की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू hp है। अब चूंकि उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है तो वेव को करेक्टराइज करने के लिए एक वेव फंक्शन की आवश्यकता हुई। इस वेव फंक्शन को वेव एम्पलीट्यूड भी कहा गया या वेव फंक्शन कहा गया। ये किसका फंक्शन होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम साई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। And this wave function is a function of space coordinates and time coordinates, means it is a function of x, y, z and time t. And this wave function gives the complete information about the particle. ये उस moving particle जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में उसकी संपूर्ण जानकारी, कि उसकी पोजीशन कहाँ है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका मोमेंटम कितना है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, इन सब के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, वेव फंक्शन साई के द्वारा। और ये साई फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसके अंदर रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों पार्ट रहते हैं। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साई, फॉर एग्जांपल इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो ये हो गया आपका वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन किसे कहते हैं, इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल। नेक्स्ट है आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, यानी तरंग फलन की भौतिक सार्थकता क्या है। तरंग फलन की भौतिक सार्थकता के बारे में जानने से पहले, चूँकि हम ये आपको बता चुके हैं कि वेव फंक्शन साई जो है उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी है, सो इट इज़ ए इमेजिनरी फंक्शन। अब चूँकि ये इमेजिनरी है सो इट हैव नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई सीधे भौतिक सार्थकता अकेले खुद साई की नहीं है। क्या है, इसका जो स्क्वायर यदि हम कर दें, स्क्वायर करने पर हमें रियल मिल जाता है, तो रियल होने के कारण उसकी भौतिक सार्थकता कह सकते हैं कि है। कैसे निकालते हैं स्क्वायर, कैसे निकालते हैं। अब इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस वेव फंक्शन साई के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालने के लिए ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम माइनस कर देते हैं। सो इसके वेव फंक्शन को यदि इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका स्क्वायर आ जाता है। और ये जो स्क्वायर करते हैं जब हम इसको दोनों को साई स्टार को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, यानी वी गेट अ रियल वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साई स्टार इज इक्वल टू a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट इज़ कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको हम प्रायिकता घनत्व भी कहते हैं। और ये कैसा आ रहा है आपके पास, रियल आ रहा है। रियल आ रहा है इट मीन्स इट हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका भौतिक महत्व है। अब है इसका क्या भौतिक महत्व है, इसका भौतिक महत्व ये है कि इसके द्वारा हमें ये पता चल सकता है, चूँकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रायिकता घनत्व है, तो इसके द्वारा हमें पता चल सकता है कि वहाँ उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितनी है। यानी इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट ए गिवन टाइम। ये हमें बता देता है कि वहाँ पर पार्टिकल मौजूद है या नहीं है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी। सो पी आर टी इज इक्वल टू साई आर टी का स्क्वायर, या इसे मॉडुलस ऑफ साई आर टी भी कह सकते हैं। अब है नेक्स्ट है कि कैसे पता चल सकता है, हम इसके द्वारा कैसे बता सकते हैं कि पार्टिकल वहाँ है या नहीं है। ये पता चल सकता है इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से। इसको यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इफ़ इट्स वैल्यू इज़ मोर, तो वहाँ पाए जाने की संभावना अधिक है। यदि इसकी वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब उसके पाए जाने की संभावना कम है। और इफ़ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई आर टी होल स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1, यानी मॉडुलस ऑफ साई आर टी इज इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ वो पार्टिकल मौजूद है। और इफ़ इट कम्स आउट टू बी 0 देन दिस शोज द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल, यानी वहाँ पार्टिकल मौजूद नहीं है। सो द फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, वेव फंक्शन का सीधे अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। सिग्निफिकेंस किसका है, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है, चूँकि वो रियल आती है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें बता सकती है कि पार्टिकल वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका बाउंड्री कंडीशंस फॉलोड बाय द वेव फंक्शंस। परिसीमा प्रतिबंध, तरंग फलन पर लगने वाले परिसीमा प्रतिबंध। द वेव फंक्शन साई मस्ट ओबे द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस। जो वेव फंक्शन हमने चूज़ करते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए, वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर ये सब बाउंड्री कंडीशंस होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, सबसे पहला है साई मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यानी साई कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, यानी परिमित होना चाहिए। दूसरा है साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, एकल मानी होना चाहिए, उसका एक ही मान आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार अलग अलग मान आ रहा है। साई मस्ट बी कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तीसरा है साई मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ऑल रीजन्स, लेकिन किस रीजन में नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इन दोज रीजन्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी वी इज़ इनफाइनाइट। यानी विभव ऊर्जा वी इनफाइनाइट के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर साई कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी सतत होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन और लास्ट वन इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई एज डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा साई बाई डेल्टा वाई एंड डेल्टा साई बाई डेल्टा जेड मस्ट ऑल्सो भी कंटिन्यूस। ये भी यानी तरंग फलन की जो प्रवणता है यह भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कितने प्रतिबंध हो गए, 4 प्रतिबंध हो गए। पहला साई मस्ट बी फाइनाइट, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई मस्ट बी कंटिन्यूस, एंड द लास्ट वन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई मस्ट ऑल्सो भी कंटिन्यूस। तो यहाँ आकर हमारे हो गए वेव फंक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। थैंक यू।